नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मसाला चाय पर। मैं हूं सुदीप्ता और यहाँ आपसे बातें करती हूँ हिंदी किताबों के बारे में, हिंदी किताबों की समीक्षा करती हूँ। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो मेरी वर्षों पुरानी एक चाह जिसने आज राह पकड़ी और मैं पहुँच गई एक ऐसे साहित्यकार के गाँव जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कालिदास, तुलसीदास और कबीरदास की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिन्हें दुनिया कथा सम्राट के नाम से जानती है। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद की जन्मभूमि लम्ही इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं। अपने वादे के अनुसार मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको लम्ही लेकर चलूंगी, तो लीजिए हाजिर हूँ मैं लम्ही में। और यहाँ मुंशी प्रेमचंद का घर है, जहाँ वो रहे, पैदा हुए, जहाँ उन्होंने लेखन साहित्य का कार्य शुरू किया। उनके नाम से एक स्मारक यहाँ बनाया गया है, उनके नाम से यहाँ लाइब्रेरी है और उनकी किताबों की वो सभी प्रतियाँ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अवेलेबल है, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी आज और आपको एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाऊंगी जिससे मिलकर आपको लगेगा नहीं कि प्रेमचंद आज लम्ही में नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको ले चलती हूँ मुंशी प्रेमचंद के स्मारक में। आइए चलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही लिखा हुआ है। सन 1959 में इसकी स्थापना हुई और वाकई तारीफ़ करनी होगी कि आज भी ये इतना जो है कि इतने अच्छे से इसको रखा गया है, इतना मैनेज करके इतना अच्छा दिख रहा है कि इतना पुराना स्मारक लगता नहीं है। सन 1959 में इसकी स्थापना हुई। आइए अंदर चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपको मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति दिखाई दे रही होगी मेरे ठीक पीछे। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया गया था। और इस स्मारक के बारे में यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है इधर की तरफ। ये आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी, यहाँ पे उनकी सारी उन किताबों की प्रतियाँ हैं जो कि आपको मुश्किल से मिलती है कहीं भी, और वो सब प्रतियाँ भी दिखाएँगे आपको। मुंशी प्रेमचंद का जो ये स्मारक है जो आप अभी देख रहे हैं, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये जो जगह है जो मैंने अभी आपको दिखाया, दरअसल यही वो जगह है जहाँ मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे। यहीं एक कमरा हुआ करता था और उसी कमरे में उनका जन्म हुआ था 1880 में। और बाद में ये घर सन 1959 में तोड़ दिया गया और फिर यहाँ पर ये स्मारक बनवाया गया और इसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर जहाँ उनका जन्म हुआ था, ये जो है कि मूर्ति स्थापित की गई है मुंशी प्रेमचंद की। और बाद में उनका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। वो घर अभी भी है जहाँ उन्होंने अपना लेखन कर्म शुरू किया था। लेखन कार्य उन्होंने जब बड़े होने के बाद लिखना शुरू किया, हाथ में कलम थामी और कलम के सिपाही बने, तो जिस घर में उन्होंने ये काम शुरू किया लेखन कार्य अपना, वो घर है बगल में। वहाँ भी मैं आपको लेकर के अभी चलूँगी। चलिए लाइब्रेरी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे किताबें यहाँ पर है और क्या हालत है उनकी। आइए चलते हैं। ये है वो लाइब्रेरी, प्रवेश स्थल है ये, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहले तो नज़र डालेंगे दीवारों पर, और कितनी खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। प्रेमचंद की हर कहानी के ऊपर एक पोस्टर है, आप देखिए, ईदगाह, पूस की रात, मंत्र और घर जमाई। कुछ कहानियों के नाम तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। तारीफ़ करनी होगी यहाँ जिन्होंने भी इसको संभाल कर इस तरह से रखा है। कुछ भी छोड़ा नहीं है प्रेमचंद का। आप देखिए यहाँ पर सदगति उनकी, और ये कौन सी किताब है, कजाकी प्रेमचंद की। इधर नीचे किताबें लगी हुई हैं और वो सभी किताबें जो बाज़ार में तो क्या मिलेंगी आपको, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। इधर देखिए, आप नज़र डालिए, ये देखिए, प्रेम प्रसून, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम चतुर्थी, 5 फूल। इधर की ओर बढ़ते हैं तो इधर भी कुछ किताबें हैं, मनोरमा, रूठी रानी,
उसके अलावा प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, ये सारे तो आपने सुने ही होंगे नाम। मंगलसूत्र पे मेरी अभी नज़र गई। आपको मैं बता दूं कि मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था और ये अपूर्ण ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया और उसकी अपूर्ण प्रति यहाँ उपलब्ध है इस लाइब्रेरी में। इधर भी उनके किताबें हैं, काफ़ी संभाल कर रखा गया है इन्हें। मंत्र, ईदगाह, कुत्ते की कहानी, अरे वाह, मेरा बचपन याद आ गया। मुझे याद है पापा ने मुझे ये किताब ला कर दी थी और मैं बहुत खुश हुई थी इसे पढ़ के, और शायद ये मेरी प्रेमचंद की लिखी पहली किताब है जो मैंने पढ़ी। आइए अंदर चलते हैं लाइब्रेरी में। तो ये है वो लाइब्रेरी पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, एक मुंशी प्रेमचंद हैं बीच में, श्रीपत राय, अमृत राय उनके बेटे हैं, उनके बड़े लड़के श्रीपत राय और ये उनके छोटे लड़के अमृत राय की तस्वीर है। और देखिए प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के साथ दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह भी है यहाँ पर, और वाकई वो देखने वाले को न सिर्फ मुग्ध करता है बल्कि आश्चर्य करता है कि कितने करीने से ये चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। अरे वाह, इस तस्वीर पे मेरी नज़र गई, इस तस्वीर को मैं ढूंढ रही थी। ये प्रेमचंद अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ हैं इस तस्वीर में, और ये बहुत ही एक प्रसिद्ध तस्वीर इनकी मानी जाती है क्योंकि इसी तस्वीर पर हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग लिखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, अलग पोशाकें नहीं होंगी। इस आदमी में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। उनकी इस मुस्कान को लक्ष्य करते हुए भी हरिशंकर परसाई ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। शायद प्रेमचंद हंस रहे होंगे उस वक्त पर, उस दौर की व्यवस्था पर, उन लोगों पर जो उनकी कहानियों को अपना आदर्श तो समझते हैं लेकिन उनके विचारों को अपनाने में उनके पाँव न जाने क्यों पीछे खसक जाते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी में कितनी सारी ये किताबें रखी हुई हैं और मैं नज़र डालना चाहूँगी उन दुर्लभ प्रतियों पर जिनको देखने के लिए वाकई मेरी आंखें तरस रही थी। और यहाँ मुझे ऐसी ऐसी किताबें दिखी है कि मतलब मन खुश हो गया है। ये देखिए सोज़े वतन की 5 कहानियों की समीक्षा मैंने की थी पिछले वीडियो में, ये उसकी ओरिजिनल प्रति है। बहुत अच्छा लग रहा है इसे यहाँ देखकर, हालांकि ये बाज़ार में आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिस वजह से मैंने प्रेमचंद की ज़ब्तशुदा कहानियों को आपको दिखाया था उस किताब को। ये देखिए मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, वो पूरी नहीं कर पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन कृति यहाँ मौजूद है। और इधर भी कुछ किताबें हैं, देखते हैं। प्रेमचंद की 21 लोकप्रिय कहानियाँ, कफन जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिने जाती है, पुल्स की रात। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सब इन कहानियों से परिचित होंगे, इन्हें कभी न कभी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपने हिंदी साहित्य में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ज़रूर इन्हें पढ़िए। ये देखिए, ये है वो हुक्का जिस पर लिखा हुआ है प्रेमचंद की पसंद का हुक्का। तो ऐसा ही हुक्का शायद उन्हें प्रिय था। और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस दौर को और प्रेमचंद से जुड़ी यादों को सजीव करती हैं, उन चीज़ों पर भी नज़र डालेंगे। देखिए ये है एक आकृति से तो मेरे ज़माने की बहुत पुरानी चीज़ लग रही है, पढ़ती हूँ क्या लिखा है। 16 फरवरी 1921 में देश की आज़ादी के लिए त्यागपत्र देने के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का भी कार्य किया। अच्छा, तो ये चरखा है। और एक चीज़ पर मेरी नज़र गई है, सुहाग का शव, नारी व्यवस्था एवं उसकी दाम्पत्य जीवन पर लिखी दर्द भरी कहानी, और उस कहानी को प्रतीक रूप में दर्शाता ये सिंदूर दान यहाँ पर लगा हुआ है। वाकई तारीफ़ करना चाहूँगी यहाँ के व्यवस्थापक की, जो इतनी खूबसूरत चीज़ों के माध्यम से दर्शा रहे हैं, उनकी कहानियों के अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।
दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं इस लाइब्रेरी को देखने। अरे वाह, एक बहुत ही अद्भुत चीज़ पर मेरी नज़र गई है। ज़माना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित, जहाँ से सोज़े वतन प्रकाशित हुई, जो अंग्रेज़ों द्वारा जला दी गई। तो ये है वो मूल कृति उनकी, और मेरे ख्याल से सोज़े वतन ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वही है। अरे वाह, अत्यंत दुर्लभ चीज़ है ये मेरे लिए, और मैं सच में नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने इतना सोचा नहीं था, और ये ज़रूर आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब से मैं प्रेमचंद साहित्य समीक्षा कर रही हूँ, सोज़े वतन की कृति कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था, और ये यहाँ पे आज मुझे दिख गई है। क्या बात है। शुक्रिया इस बात का भी कि हम इसकी फ़ोटोज़ यहाँ ले सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर खुशी मेरे मन में ही रह जाती, मैं बयां नहीं कर पाती आपसे। इधर भी कुछ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ और भी किताबें हैं, राजीव गांधी और महात्मा गांधी की आत्मकथा भी है यहाँ पे, सत्य के प्रयोग। साहित्य का एक बहुत अच्छा संग्रह है इस छोटी सी लाइब्रेरी में। दिनकर रचनावली का देखिए, ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर है। बच्चन की मधुशाला भी है, कमाल है, कोई भेदभाव नहीं है। विदेशी साहित्य भी उसी मात्रा में है। देखिए यहाँ ओ हेनरी की कहानियाँ भी हैं। अरे वाह, बिल गेट्स हैं और मैक्सिम गोर्की की माँ भी है, क्या बात है। अनिता ने शेरलॉक होम्स भी है। देखिए, किताबों के दीवाने हैं। बनारस आए हैं आप और लम्ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा। अन्य महापुरुष एवं साहित्यकार के ऊपर ये क्या है, स्मृति चिन्ह, सुरेश दुबे, लम्ही को सब प्रेम भेंट। ये जो इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ के व्यवस्थापक की तारीफ़ करनी होगी जो यहाँ का देखरेख करते हैं, सुरेश चंद्र दुबे जी हैं, और ये उनको भेंट मिला है उनकी सेवा के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए लिखा है प्रेमचंद स्मारक न्यास, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा, ये सारी चीज़ें भी है। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, उस महान शख्सियत से भी। ये ऊपर भी कुछ किताबें ऐसे इतने खूबसूरत तरीके से, कितने क्रिएटिव तरीके से लगा के रखी गई है, दिल खुश हो गया देखकर इन्हें। मुंशी प्रेमचंद की लाइब्रेरी जो है और स्मारक, वो आपने देख लिया। अब इस वक्त मैं जहाँ हूँ, समझ में तो आपको आ रहा होगा, जी हाँ, यही जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यही वो घर है जहाँ मुंशी प्रेमचंद ने हाथ में कलम थामी थी और उन्होंने लिखना शुरू किया था। अंदर चलकर देखते हैं कैसा है, आइए। ये है वो घर, मुंशी प्रेमचंद यहाँ रहे हैं। और हालांकि जीर्णोद्धार हो गया इस घर का, तो ये रंग रोगन में भले ही इसका रूप ऊपर से बदल गया हो, लेकिन इसकी आत्मा अभी वही है। वही 100 साल पहले के जो जज्बात है वो अब भी इस घर की चार दीवारियों में बसे हुए, रचे हुए दिखते हैं मुझे। तो आइए अंदर चलते हैं, इस कमरे में देखते हैं क्या है अंदर। ओह सो क्यूट, कितना क्यूट है ये। ये प्यारा सा छोटा सा कमरा है और छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं, स्विच बोर्ड, और इधर भी शायद छोटा सा दरवाज़ा है। तो ये एक कमरा है, अगल बगल और भी कमरे, आइए चलते देखते हैं। ओह, ये पुराने ज़माने के घर आपने देखे होंगे, अगर आपका गांव होगा या अगर आप फिल्मों में आपने देखा होगा तो देखा होगा, ऐसे ही घर होते हैं, ऐसे पिलर्स बने होते हैं और अलग अलग कमरे होते हैं। और ये कमरा, चलते हैं इसमें। काफ़ी अंधेरा है अंदर, कोई बात नहीं। सच में मतलब ये छोटे छोटे से कमरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के समय में भी अगर ये तरीका अपना लिया जाए छोटे छोटे कमरों वाला, मुझे लगता है बहुत आराम से इसमें 1 से 2 लोग रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कम जगह में बहुत अच्छा घर बन जाएगा, और ये बड़ा अच्छा तरीका लगा है मुझे इस घर को देख करके। और यहीं वो लिखा करते थे, मैं अभी वहाँ भी ले जाऊँगी जहाँ उन्होंने कुछ कहानियाँ बैठ कर लिखी है। ये एक और कमरा है,
ये है एक कमरा, ये भी है। तो आपको वो आगे भी दिखाते हैं। ये मेरी एक दोस्त है जो अंदर जा रही है। ऊपर भी एक मंजिल है, ऊपर भी चलेंगे अभी आपको लेकर के। ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। डोंट वरी, ये हम लोगों का ही सामान है। ये एक कमरा छोटा सा, सारे कमरे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से और छोटी छोटी खिड़कियों के साथ है। ये एक अंदर और भी कमरा है जहाँ मुझे एक बोर्ड दिख रहा है वाराणसी विकास प्राधिकरण का। शायद ये चीज़ें, ये जो भी बोर्ड है ये बाहर लगी होगी और शायद इस वक्त निकाल के अंदर रख दिए गए हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर और देखते हैं ऊपर कैसा है। ये रही छत, और भले ही इस घर को दोबारा से बना दिया गया है बड़ा ही सुंदर सा, लेकिन इसकी जो प्राचीनता है बरकरार रखी गई है। देखिए इस तरह की जो मुंडेर होती थी पुराने ज़माने में, ये मुंडेर वैसी की वैसी है, उसी डिज़ाइन के साथ बनी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। देखिए, और ये ढेर सारे दीवारों में ऐसे मुक्के हुआ करते थे। बचपन में ऐसे घर मैंने बहुत देखे हैं। ऊपर एक और भी मंजिल है और ऊपर भी कुछ कमरे हैं। ये ताखे आपको याद है, आपने आखिरी बार किस घर में ऐसे ताखे देखे? इनको आला भी कहा जाता है। और ये उस वक्त के घरों की पहचान होते थे। हर घर में ऐसे छोटे छोटे ताखे बहुत हुआ करते थे। ये देखिए, ये दीवारों में बीच बीच में बने होते थे। शायद इनका मकसद लैंप वगैरह रखना रहा होगा, लालटेन वगैरह। ये एक और कमरा है जिसमें मैं अंदर जा रही हूँ। ये मैं अंदर आ गई। ये अभी तक का सबसे बड़ा कमरा मुझे दिखा। प्रेमचंद का घर, जहाँ उन्होंने लिखना शुरू किया। न जाने कितनी ही महान रचनाएं उन्होंने यहाँ लिखी। और आज 150 साल बाद उस घर को इतनी अच्छी हालत में देखना बहुत सुकून दे रहा है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर भी कुछ कमरे हैं, ये देखिए, एक कमरा इधर है और एक इधर भी है। अब चलिए उस कुएं को दिखाती हूँ जहाँ बैठकर उन्होंने 2 बैलों की कथा लिखी। यही वो कुआं है। कहा जाता है कि इसी कुएं के पास बैठ करके मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी 2 बैलों की कथा लिखी थी। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखकर। वो चीज़ें आज भी हैं, उन्हें संरक्षित करके रखा गया है इतने अच्छे ढंग से कि वो आज भी नई सी लगती हैं। लगता है जैसे उसी दौर में पहुंच गए हैं। और इन सब के पीछे एक शख्सियत का हाथ है जिन्होंने समर्पित कर दिया है अपने जीवन को मुंशी प्रेमचंद के लिए। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में। मुंशी प्रेमचंद का ये घर उनकी महान कालजयी रचनाओं का एकमात्र प्रत्यक्ष गवाह। तो वापस से मैं उसी लाइब्रेरी में आ गई हूँ यहाँ पर, और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाऊँ और जिन्होंने इस जगह के संरक्षण का पूरी जिम्मेदारी, पूरा बीड़ा उठाया है, और जिनका नाम है सुरेश चंद्र दुबे।
उससे हम मिलेंगे, बातें करेंगे प्रेमचंद की किताबों और कहानियों के बारे में। और प्रेमचंद साहित्य समीक्षा में मैंने जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति को छोड़ दिया था, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि गोदान के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो गोदान के बारे में भी हम उनसे बातें करेंगे और उन्हीं से आप सुनेंगे कि क्या है और कैसी है प्रेमचंद की गोदान। आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है सुरेश चंद्र दुबे जी, जिनके बारे में मैं काफ़ी देर से आपको बता रही थी। यही वो महान शख्सियत है जिन्होंने इस जगह के संरक्षण का पूरा बीड़ा उठा लिया है। और जो आप इसकी आज इतनी अच्छी हालत देख रहे हैं, इस लाइब्रेरी की कहिए या स्मारक की या घर जैसा आपने उनका देखा, ये इनकी वजह से ही है। प्रेमचंद साहित्य समीक्षा के कुछ वीडियोस मैंने डाले और आपको कई सारी किताबों के बारे में बताया जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है, जो उनका सबसे बड़ा कालजयी उपन्यास है गोदान, उसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि सर से मैं मिलूं और उनसे ही इसके बारे में हम बातें करें और आप तक ये जानकारी मैं पहुंचाऊं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लम्ही वाराणसी। जैसा कि देखा जाए कि हमारे प्रेमचंद जी लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर एक कहानीकार प्रेमचंद, तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी का गांव लम्ही, उनकी जन्मस्थली पर जो है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने चर्चा किया कि प्रेमचंद का जो कुछ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान, जो कि इन्होंने अपने ज़िंदगी के अंतिम समय पर पहुँचते पहुँचते इन्होंने गोदान को जो है कि लिखा है। देखा जाए तो उसमें सारे अनुभवों को प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, लगता है कि गोदान में उसको पूरी ताकत अपनी जो है झोंक दिए हैं। लोग पूछते हैं कि गोदान में क्या है कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गई, उसमें क्या नहीं है। उसमें जो है कि गांव से लेकर के शहर तक, झोपड़ी से लेकर के महल तक, और गरीब से लेकर अमीर तक, और विधवा समस्या और अंतरजातीय विवाह, उसमें जो है तमाम जो है प्रेमचंद जी ने जो है कि गोदान में जो है कि दिया है। तो आज अगर हमारे भारत को अगर जानना है तो हमारे जो है कि आप गोदान पढ़ लीजिए, आप जो है कि पूरे भारत को आप जो है कि जान गई। तो वो जो है प्रेमचंद जी ने गोदान में सारी चीज़ें जो है कि दिया है। जैसा कि आज गोदान जो है कि हमारे भारत में ही नहीं, यह पूरे संसार में, जहाँ की पूरे संसार से लोग आते हैं और उस गोदान को जो है कि पढ़े हुए हैं, और उसकी काफ़ी जो है कि तारीफ, उससे काफ़ी लोगों को जो है कि उससे सीख मिलती है, और गोदान से जो है कि लोग पढ़ते रहते हैं। तो गोदान की जैसे कथा है, किसान जीवन की महागाथा कहते हैं लोग उसको, जी। होरी और धनिया की। आज के युवा पढ़ते हैं तो क्योंकि समय इतना आगे आ चुका है कि उस समय की बहुत सारी चीज़ें आज के युवा जो है वो काफ़ी कुछ कहीं कहीं नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक बार मुझसे मेरे किसी दोस्त ने कहा कि धनिया में तो होरी में तो नायकोचित गुड़ दिखते ही नहीं है, वो तो इतना मतलब उसको हमेशा डर लगता रहता है, वो मतलब बिना नीति के कोई काम नहीं करेगा, उसको हर चीज़ में लगता है कि धर्म का भय है। ऐसे देखा जाए तो गोबर ज़्यादा निडर है, तो नायक तो उसको होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आज के दौर में क्या नायक बदल गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोदान में जो है कि होरी का जो रोल हुआ है बहुत अच्छा हुआ। उसमें जो है नारी पक्ष जो कि एक सशक्तिकरण प्रेमचंद जी ने दिखाया है, तो वो जो है कि वो अपना सीधापन है, कुछ रिश्तों को ले करके, कुछ गांव के माहौल को ले करके उस चीज़ को जो है कि थोड़ा वो जो है होरी जो है देखता है। लेकिन धनिया अपने कानून पर, अपने नियम पर वो सख्त रहती है, जहाँ की प्रेमचंद जी ने उस जो है कि धनिया के माध्यम से जो है कि वो दिखाया है। चाहे उसकी गाय मरी उस समय भी वो सख्त हुई, और जो है कि वो जब गोबर शादी करके आया, तो एक विधवा से जो है कि शादी करके आया, उस समय की सोचा कि गाँव के लोग क्या कहेंगे, लेकिन धनिया उस समय जो है कि एक नारी की पीड़ा को समझ रही थी। तो उन्होंने जो है उस नारी की पीड़ा को समझ करके धनिया को जो है कि अपने पास जो है कि रखा, कहा कि जो है सारी जिम्मेदारी हमारी है, और ये हमारी है, जो हमारी होकर के आ गई तो मैं इसको जो है कि रखूँगी। तो एक नारी सशक्तिकरण में जो है धनिया को देखा जाए तो प्रेमचंद जी का जो है बहुत बड़ा योगदान होकर के एक नारी समस्या पर उन्होंने इसका जो है कि योगदान दिया, लिखा। नारी समस्या पर तो प्रेमचंद की कलम खूब चली है। हाँ। सर, तो ये भी एक चीज़ मुझे लगती है जब मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ या उस दौर के किसी भी लेखक की जब भी, तो मुझे लगता है नारियों को लेकर आदर्श बड़े ऊंचे रख दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में नारी को देवी बना कर रखना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि मतलब इतने ऊंचे आदर्श हो जाएंगे तो फिर नारी कहीं ना कहीं उस वजह से तो उसका बंधन और जकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इतने आदर्श रख दिए गए कि तुमको ऐसे ही रहना है, तुमको ऐसे ही करना है? देखिए,
प्रेमचंद के समय में हाँ, जो नारी पैदा होती थी वो एक चौखट से बांध दी जाती थी, जी और अब वो समस्या नहीं है। जी प्रेमचंद जी ने चाहे वो निर्मला लिखा हो या और कोई कहानी लिखा हो, तो वो नारी सशक्तिकरण में दिखाया कि जो उस समय एक चौखट से बांधी जाती थी, आज वो प्रेमचंद की नारी वो चौखट डांक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है। तो जो है कहते हैं कि नारी अर्धांगिनी होती है। नारी का आज से ही नहीं, आज जो है कि हम पौराणिक कथाओं में जाएं तो वहाँ भी जो है कि नारी का सम्मान हुआ है। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, ये जान लीजिए कि वहाँ का विनाश जो है कि वहीं से जो है शुरू होता है। तो पौराणिक कथाओं में भी है, हमारे प्रेमचंद जी ने भी जो एक नारी सम्मान को जो है कि उन्होंने दिखाया है, चाहे वह जो है कि कफन की बुधिया रही हो, चाहे वह निर्मला रही हो, या जो है कि धनिया को भी जो है कि उन्होंने एक दिखाया है कि जहाँ की एक शक्ति के रूप में जो है कि वो जो है कि सामने आती है और समाज को दिखा देती है कि वास्तव में नहीं कि नारी भी एक शक्ति है। वो अपने कर्तव्य को दिखाती है। नारी की पीड़ा एक नारी ही समझ सकती है। तो जो है कि गोबर जब शादी करके आया तो वो जो है उस पीड़ा को समझी और जो है कि उस ढंग से जो है कि उसके साथ जो है कि रोल किया, उसको निभाया। अब समय, जैसे कि आप बता रहे हैं, अब समय बदल गया है तो नारियाँ अब चौखट से बाहर निकल रही है। तो क्या वो जो समस्याएं उनके समय में थी, क्या नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए वैसी ही समस्याएं आज भी है? चीज़ें अच्छी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तमाम समस्याएं हल हो चुकी हैं। जैसा कि दहेज का दानव प्रेमचंद के निर्मला को निगल गई और समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। बेचारी अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, बदनसीबी नसीब हो गई। लेकिन अब वह निर्मला जो है जो चौखट डांक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो शिक्षित हो रही है। शिक्षा होने का मतलब कि जहाँ दहेज का जो है एक डिमांड होता था, अब लड़की पढ़ी हुई है, सर्विस में आ जाती है, तो लोग सीधे कहते हैं कि भैया अगर लड़कियाँ पढ़ल लिखल हो तो कोनो जरूरत ना हो, हमें दहेज का जरूरत नहीं है। तो वो एक अधिकार होता। और जहाँ उसको एक निम्न परिवार का सबसे नीचे समझा जाता था, आज उसको एक समानता का अधिकार मिल रहा है, उसको एक सम्मान मिल रहा है। तो ये जो है शिक्षा का, जो आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा असर जो है हमारे समाज पर पड़ा है, जहाँ की आज नारियाँ का जो है कि स्थान जो कि हर जगह है और जो आगे भी आने वाले समय में जो है होता रहेगा। तो अभी जितनी भी किताबें आपने यहाँ पे जुटा के रखी हैं, जैसा मैंने देखा अभी और सबको दिखाया मैंने, कि वो दुर्लभ कृतियाँ हैं जो कहीं नहीं मिलती है, और आप एक तरह से पूरी तरह समर्पित है लम्ही में मुंशी प्रेमचंद के प्रति। एक गांव है, भले ये गांव काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि आप यहीं रहते हैं और जो भी आता है आप उनको दिखाते हैं, बताते हैं, और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं चीज़ें, जो भी मैंने आपको दिखाया, सब इनकी मेहनत का फल है। इन्होंने संरक्षित करके ये चीज़ें रखी है। तो ये इतना जुड़ाव प्रेमचंद से कैसे हुआ? कि हमारी प्राइमरी शिक्षा लम्ही से ही शुरू हुई। हमारा घर तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है गोईठा का ब्राह्मण बस्ती, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी प्राइमरी शिक्षा लम्ही से शुरू हुई। अब पहले हम खिलवाड़ के रूप में देखते थे कि यहाँ बाहर से फॉरेनर क्यों आ रहे हैं, ये अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। तो हम लोगों का एक बचपन था, पूरा विद्यालय से बच्चे जो है कि हम लोग भागे भागे आते थे कि जो है कि बाहर से अंग्रेज आए हुए, बाहर से अंग्रेज आए हुए। तो वो हम लोग देखते थे। यहाँ पर सोचते थे कि यह बाहर से मूर्ति के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो क्यों खींच रहे हैं। तो हम लोगों के अलग एक उत्सुकता होती थी कि हमारा भी फोटो खींच जाता तो विदेशों में चला जाता। तो वही एक बचपन था। लेकिन जब प्रेमचंद के जो है कहानियों से जो है मुलाकात हुई, जिसमें गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बूढ़ी का की, तो जो है मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा, ये जरूर आएगा। तो पास होने के लिए कहानी पढ़ रहे थे प्रेमचंद ने। लेकिन जब हमने प्रेमचंद के कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हुआ। तो कहानी हमारे आपके घर से शुरू होती है, हम किताबों में कहाँ खोजने जाते हैं। तो वो जो है लगा कि जो है कि प्रेमचंद जी जो है हम लोगों के लिए लिखा, हमारे लिए लिखा। तो आज हमारे प्रेमचंद जी बड़े प्रिय लेखक हुए। चाहे वह नारी समस्या पर रही हो, चाहे गरीबी पर रही हो, चाहे मजबूरी पर रही हो, चाहे वह गबन हो रहा है उस पर लिखा हो। गबन प्रेमचंद के परिवार से लिखा गया, लेकिन उस समय पैसे का गबन हुआ। आज पैसे के लिए सीधे ज़िंदगी का गबन हो रहा है। तो इतना जो हुआ, लेकिन फिर भी जो है कि आज संघर्ष चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। और प्रेमचंद का साहित्य आज ज़बरदस्त जो कि लड़ाई, जब तक मानव समस्याएं रहेंगी तब तक प्रेमचंद की साहित्य की प्रासंगिकता रहेगी और प्रेमचंद लड़ाइयों में रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यकीन मानिए अगर ऐसे और लोग हो जाए हमारे देश में, तो लेखकों का जो हाल हिंदी साहित्य में इस समय कहा जा रहा है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, वो चीज़ें सुधर जाएंगी,
प्रेमचंद के समय को, उस दौर की किताबों को, उस दौर के साहित्य को इस तरह से संजो कर रखना और अपना पूरा समर्पण देना बहुत बड़ी बात है और आप वाकई बधाई के पात्र हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लोग यहाँ आते हैं, वीडियो बनाकर चले जाते हैं, और आपको भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा, तो मेरा हुआ कि मुझे तो आपसे बात करनी ही करनी है। लेकिन यहाँ आकर मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इनके बारे में पता चली जो अभी तक मुझे कहीं से नहीं पता चली थी। इन्होंने ऐसी ऐसी दुर्लभ चीज़ों का संग्रह करके रखा है जिसे आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वो चीज़ें आने वाले समय में बिल्कुल विलुप्त होने वाली थी, उन चीज़ों को इन्होंने संग्रहित करके यहाँ रख लिया है। हमारे दर्शक जो है कुछ देखना चाहेंगे सर, तो मैंने देखा सवा शेर का बटखरा रखा हुआ था, तो वो एक बार दिखाइए। मैं चाहूँगी कि आप हम लोगों को वो देखिए। ऐसा है कि प्रेमचंद जी ने कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ कहानी अपने घर से, कुछ कहानी इस गांव से, और कुछ कहानी जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से जो है कि लिखते रहे। तो हमारा एक विचार हुआ कि यहाँ तमाम बाहर से भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, शिक्षक लोग आते हैं, और तमाम जो है कि महिलाएं आती हैं, तो वो जो है कि प्रेमचंद को देखना चाहती हैं, तो केवल प्रेमचंद की मूर्ति देख करके थोड़ी जाएंगे। यहाँ आवें तो वो प्रेमचंद मय होकर के जाएं कि प्रेमचंद जी जो है हम कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, हमारे प्रेमचंद जी जो है कि हम लोगों के लिए क्या दिया। तो यहाँ पर लोग आते थे। यहाँ पर प्रेमचंद को जो है हम चित्र के माध्यम से, जैसा कि आप जो है कि वस्तु के माध्यम से, यहाँ गुल्ली डंडा लगा हुआ है, ईदगाह वाला चिमटा लगा हुआ है, पिचकारी लगा हुआ है, सवा सेर गेहूँ, एक संकेत के लिए हमने यहाँ पर तराजू भी जो है कि लगा रखा है, जहाँ इसी गांव की वो कहानी है जहाँ की शंकर महतो शंकर मजूर हो गया। जो है हम गांव वालों के पास भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल जरूर होता है। तो जो है शंकर महतो एक महात्मा की जो है कि सत्कार के लिए बगल से जो है कि सवा सेर गेहूँ एक पंडित जी से लाए, जहाँ की सवा सेर गेहूँ वो 5.5 मन गेहूँ हो गया, और बेचारा नहीं दे पाया, उसके बेटे का गला पकड़ेगा। फिर जो है वह बेटे का जो है कि गला छूटा या नहीं छूटा, प्रेमचंद जी ने इस फैसले को हम लोगों के ऊपर जो है कि छोड़ दिया था। प्रेमचंद ने कहानी लिखा बदलाव के लिए। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हम जो है कि रखे हैं कि विलुप्त होती स्मृतियाँ, हमने उसका जो है कि शीर्षक रखा है, जहाँ की हम यहाँ पर रखे लोग के दिखाते हैं कि सवा सेर गेहूँ जो है कि प्रेमचंद जी ने लिखा। तो ये जो है अभी बटखरा धीरे धीरे खत्म हो चुका है, इसका रूप बदल चुका है। तो ये जो है ये 1 किलो है, जिसको 1 सेर कहते थे। ये जो है 1 पाव है। अब इसको हम रख दिए तो ये जो है सवा सेर हो गया। तो वो जो है आज ये खत्म हो रही है, लेकिन प्रेमचंद के समय की एक स्मृतियाँ, एक याद तो बहुत ताज़ी करा देती है कि जो है कि ये जो है प्रेमचंद के जो है कि समय की है। इसी तरह से वो तराजू हमने रखा है, एक पीछे जो है कि तराजू जो है कि लगा हुआ है, और जहाँ की हम लोग आते हैं तो वो देखते हैं तो उनको एक दूसरे तरीके से कहानी उनके दिलों में जो है कि जाती है कि यह तराजू है, ये बटखरा है, और जो है ऐसा है। इस तरह से जो है कि हमने सुहाग का 100 जो है कि वो हमने जो है कि लगाया है। जो है प्रेमचंद इस कहानी को जो है कि लिखा, जहाँ की शादी वादी होने के बाद लोग जो है कि शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे के प्रेम प्रपंच में पड़ जाते हैं, तो वो जो है नारी, इसी को सुहाग समझा जाता है, जो सिंदूर को। तो वो बेचारी देखे कि जब हमारे हो ही नहीं रहे हैं तो अच्छा है कि इसको जो है कि जा करके नदी में जो है प्रवाहित कर दे, तो वो सुहाग का 100 मान लेती थी। इस ढंग से हमने जो है बाहर में गुल्ली डंडा हम लगा रखे हैं, जहाँ की वहाँ लोग आते हैं, IAS विशेष अधिकारी आते हैं, वहाँ पर उनको अपनी एक मासूमियत, एक बचपन याद आती है कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो वो जो है उसमें बहुत बड़ा भाव छुपा हुआ है। यहाँ ईदगाह वाला चिमटा, जो कहानी तो है, लेकिन उस कहानी में कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो ईदगाह चिमटे से शुरू हुई। तो शायद अगर उसमें चिमटा नहीं रहा होता तो एक कहानी जो है कि अधूरी रहती है। एक दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन इतनी गरीबी है कि वो चिमटा नहीं ले सकती। तो एक बच्चे के माध्यम से वो जो है कि वो प्रेमचंद जी ने जो है कि उसको दिखाया, जहाँ कि हमने बाहर में वो एक चिमटा जो है कि बच्चों तुरंत देखे, उनको दिमाग में आ जाएगा। अगर उनसे पूछा जाएगा कि लम्ही गए थे, वहाँ कौन सी कहानी देखे, तो यहाँ पर कुछ चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, और कुछ साहित्य के माध्यम से, और कुछ मैं साहित्य बन करके लोगों को जो है कि बताता हूँ। लोग तो शायद जो है कि कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुद साहित्य हूँ। तो जो है कहानियाँ तो हमारे आपके घर से शुरू होते हैं, शरीर से शुरू होती है। बड़ी बात इन्होंने कही कि लोग कहानी पढ़कर सुनाते हैं और मैं साहित्य बनकर सुनाता हूँ, और आपके ये विचार वाकई लोगों तक पहुँचने चाहिए। और इस तरह की बातें मैं बहुत कम सुन पाती हूँ, ऐसी बातें सुनने को बहुत कम मिलती है आज के दौर में। जब लोगों को साहित्य के बारे में कुछ बताओ तो बहुत कम लोग अपनी बिजी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त है, बहुत भाग दौड़ है, और ऐसी बातें और इस तरह के विचार होना मेरे ख्याल से वैचारिक क्रांति की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को, और ये बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी सुन रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सर को उनकी हर कहानी
कब प्रकाशित हुई, कहानी क्या है, सब याद है। मतलब ये याददाश्त, ये मेमोरी, मतलब मैंने इतना कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर मुझसे अभी पूछा जाए तो मेरी याददाश्त भी इतनी अच्छी नहीं है। और इससे पता चल रहा है आपने बिल्कुल अध्ययन किया है प्रेमचंद साहित्य का। आज सच्चाई ये है कि देखा जाए तो प्रेमचंद जी देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लिया जी। और देश के आज़ादी के लिए अगर कोई पहला शंखनाद अगर साहित्य जगत से कोई करने वाला है तो वो तो प्रेमचंद। और उनकी पहली जो है कि साहित्य रचना है सोजे वतन। वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन से एक मकसूद यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम देश में। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई। और कोई था तो हमारे लमही गांव से कलम सिपाही प्रेमचंद जी थे। तो दुबे जी से हम लोग मिले और यही वो महान शख्सियत जिनसे मिलकर मुझे लगा कि वाकई में प्रेमचंद अभी भी लम्ही में ही है और यहाँ से कहीं गए नहीं हैं। और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये सरोवर आपको दिख रहा है, इस सरोवर का नाम है प्रेमचंद सरोवर। उनके नाम पर ये सरोवर बनाया गया है। चलिए आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। और सरोवर के आप देख रहे हैं उस पार चारों तरफ गांव जैसा नज़ारा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सब अच्छे और पक्के घर बन गए हैं। तो जो मेरी इच्छा थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि आपको उस गांव में लेके चलूँगी जहाँ से उनके पात्र निकले हैं, वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि प्रेमचंद का ये जो गांव है लम्ही बहुत डेवलप कर गया है, काफ़ी विकास हो गया है यहाँ का। तो अब गांव गांव नहीं रहा, नगर हो गया है। हाँ, गौ माता अपनी आवाज़ लगा के ये साबित कर रही है कि हम लोग अभी हैं, तो ये लोग हैं। पर फिलहाल इसका जो स्वरूप है ये काफ़ी चेंज हो गया और देखकर बहुत सुकून भी मिला, बहुत अच्छा भी लगा कि एक महान साहित्यकार का गांव जो है इतना विकास कर गया, इतना आगे बढ़ गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। लम्ही का ये दर्शन मैंने आपको कराया और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।